नमस्कार। डिस्कस करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। इनपुट टैक्स किसे कहते हैं? जीएसटी के तहत अरेंजमेंट है, व्यवस्था है कि जब कोई रजिस्टर्ड डीलर कोई गुड्स या सर्विसेज खरीद के लाता है किसी दूसरे डीलर से, तो जो सेलर होता है, बेचने वाला होता है, वो जीएसटी की डिमांड करता है। अगर 1 लाख रुपए का सामान है और मान लो इस पे जो जीएसटी का रेट है वो 12% है, तो 1 लाख रुपए पे इस जीएसटी के रजिस्टर्ड डीलर को, जो बायर है, 12,000 रुपये जीएसटी भी जमा करना होगा। ये सेलर इस 12,000 को गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा और गवर्नमेंट इस 12,000 को इसके नाम से अपने यहाँ रिकॉर्ड कर लेगी, इस बायर के नाम से, कि जब ये बायर आगे इस सामान को बेचेगा और अपने ग्राहकों से फिर जीएसटी वसूल करेगा। मान लो ये 15,000 वसूल कर लेता है अपने ग्राहकों से, जब जीएसटी वसूल करेगा तो सरकार कहती है कि आपको 15,000 पे करने की जरूरत नहीं है। आप जो 12,000 यहाँ पे दे के आ गए थे टैक्स, जब आप सामान खरीद के लाए थे, आपको इसकी छूट मिल जाएगी। हम ये मान लेंगे कि 12,000 आपने वहीं पे कर दिए थे, तो इस 15,000 जो ग्राहकों से ये वसूल करेगा, इसमें से 12,000 ये काट लेगा। और यही वजह है कि बिजनेसमैन को इसका बर्डन नहीं पड़ता है। बिजनेसमैन जितना पे करके आता है खरीदते समय, ये जब कलेक्ट करता है ग्राहकों से, तो उस कलेक्ट किए हुए अमाउंट में से ये जो पैसा उसने पहले जमा कर रखा है, इसको काट लेता है। ये जो अमाउंट है 12,000 टैक्स, जिसको वो पे करके आया था, और अब एडजस्ट करेगा इस 15,000 में से 12,000 माइनस करके केवल 3,000 ही ये सरकार को देगा। यही अमाउंट जो है इनपुट टैक्स कहलाती है। और क्योंकि ये इनपुट टैक्स का अमाउंट सरकार ने इसके नाम पे क्रेडिट कर दिया था, इसीलिए इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कहते हैं। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि कौन से केस हैं जब बिजनेसमैन को ये फायदा मिल जाता है और कौन से केस हैं जब नहीं मिलता है। कुछ ऐसा भी केस हो सकता है, जैसे ये रजिस्टर्ड डीलर मान लो कोई बिल्डिंग खरीदता है या अपने पर्सनल काम के लिए कोई सामान खरीद के लाता है, तो ऐसे केस में इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं। और इनपुट टैक्स क्रेडिट एक मैकेनिज्म है जिसमें कैस्केडिंग ऑफ टैक्स से बचा जाता है। कैस्केडिंग ऑफ टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। जैसा पुराना सिस्टम था कि मान लो ये यहाँ पे 12% दे के आ गया है, जितना भी दे के आया है, आगे ये सिलेक्ट किया, इसने जितना भी कलेक्ट किया 15,000, तो 15,000 अगर ये जमा कर देता तो 12 यहाँ आ गया सरकार के पास, 15 यहाँ आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है। लेकिन ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का जब बेनिफिट मिल जाता है तो टैक्स ऑन टैक्स से बच जाते हैं। एक रजिस्टर्ड डीलर को अलाउ होता है कि वो जीएसटी की ये जो राशि है कलेक्ट की है, और जब वो सरकार को पे करेगा तो इसमें से वह जीएसटी की राशि जो वो सामान खरीदते समय पे करके आ चुका है, उसको एडजस्ट कर सकता है। हालांकि जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 तरह के जीएसटी लगते हैं, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी। तो एक बिजनेसमैन अगर सामान परचेज करके लाया है और वो सामान परचेज करके लाया है किसी दूसरे स्टेट से, तो वो आईजीएसटी पे करके आया होगा, तो ये उसका आईजीएसटी का क्रेडिट हो गया। अगर उसने ये सामान अपने ही स्टेट से खरीदा है तो वो एसजीएसटी और सीजीएसटी पे करके आया होगा, और ये एसजीएसटी का क्रेडिट होगा उसके लिए, और ये सीजीएसटी का क्रेडिट होगा। अब ये अमाउंट आईजीएसटी सेंटर के पास रहता है, एसजीएसटी स्टेट के पास रहता है, सीजीएसटी भी सेंटर के पास रहता है। तो ये अमाउंट जो पे करके आया है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट में अमाउंट हो गई। अब इनको एडजस्ट कैसे किया जाएगा? मान लो वो केवल अपने स्टेट के अंतर्गत ही सेल करता है, तो उसके पास केवल कलेक्शन जो आएगा वो एसजीएसटी का आएगा और सीजीएसटी का आएगा। तो जो आईजीएसटी वो पे करके आ चुका है जब दूसरे स्टेट से सामान खरीद के लाया था, तो उसका क्रेडिट उसको कैसे मिलेगा, उसको इनमें से किस में एडजस्ट कर सकता है, काट सकता है, इसको हम समझेंगे। उसका एक पूरा प्रोसीजर है।
कि किस प्रकार के जो क्रेडिट है उसको कहाँ यूज किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं, मान लो ये जो पे करके आया है CGST और SGST पे करके आया है, स्टेट के केस में ये SGST होगा और अगर ये UT है तो UT GST हो जाएगा। अगर ये CGST पे करके आया और CGST का क्रेडिट इसके पास है, इसके अकाउंट में है, तो इसका यूटिलाइजेशन ये इस तरीके से करेगा कि इसने अपने ग्राहकों से जो CGST वसूल कर रखा है उसमें एडजस्ट कर सकता है इस पैसे को। उसके बाद भी अगर इसका क्रेडिट है CGST में तो बाद में ये IGST के पैसे को एडजस्ट कर सकता है इसमें से। इसी तरीके से अगर SGST या UT GST का क्रेडिट है तो पहले उसको SGST या UT GST में यूज करेगा, यूटिलाइज करेगा, एडजस्ट करेगा। उसके बाद भी अगर ये क्रेडिट बचा हुआ है तो IGST में यूज कर सकता है। इसके बाद मान लो अगर IGST का क्रेडिट है इसके पास तो सबसे पहले ये IGST में ही इसको यूज करेगा, उसके बाद CGST भी यूज करेगा, उसके बाद SGST भी यूज करेगा। ये ऑर्डर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल रख रहा हूँ एक केस से रिलेटेड। मान लो ये बिजनेसमैन दूसरे देश से दूसरे स्टेट से सामान लेके आता है, मतलब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करता है। तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करता है तो ये IGST दे के आया होगा। मान लीजिए IGST का क्रेडिट इसको मिला हुआ है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए इसके अकाउंट में क्रेडिट है IGST के नाम पे। अब ये जो अपनी सेल करता है ये केवल इंट्रा स्टेट करता है, मतलब अपने स्टेट के ही दूसरे शहरों में करता है। तो इसका मतलब ये IGST तो किसी से कलेक्ट करेगा नहीं, जब करेगा नहीं तो IGST में तो यूज हो नहीं सकता। अब ये जो 1 लाख रुपया है इस बिजनेसमैन को चिंता होगी कि भाई मैं तो केवल अपने स्टेट में ही सामान बेचता हूँ और ये पैसा तो मैं IGST में पे करके आ चुका हूँ 1 लाख, तो अब मैं इसको किस तरीके से यूटिलाइज करूँ, इसका मैं राहत कैसे लूँ सरकार से। तो अब इसको बताएगा इसका CA कि भाई आपने जो अपने ही स्टेट में सेल की है पैसा, तो आपने अपने ग्राहकों से जो वसूल किया है CGST और SGST के नाम से, मान लो आपने CGST वसूल कर रखा 60,000 रुपये। अब चूंकि CGST और SGST का रेट एक ही होता है तो लगभग उतना ही हमको SGST में भी पैसा मिलेगा। इसने 60,000 रुपये ही SGST वसूल कर रखा है। तो इसका CA कहेगा कि देखो आपने जो 1 लाख दे रखा है IGST में, आप इस IGST जब ये CGST आप सरकार के पास अभी पे मत करो, सरकार को बता दो कि भैया आपने 1 लाख रुपए IGST पे कर रखा है, इसमें से इसको एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो ये 60,000 रुपये का CGST अब उसको देना नहीं पड़ेगा, बस ये एडजस्ट हो गया, मतलब यूटिलाइज हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट का। उसके बाद फिर भी बच गया इसका भी 40,000 और बच जाएगा। तो इसका CA कहेगा कि अभी तो आपके पास SGST पे करना है आपको, तो ये 40,000 रुपये आप यहाँ पे एडजस्ट कर लो। तो इस 60,000 में से 40,000 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे और अब बचेंगे इसके पास कितने, 20,000। तो 20,000 जो इसको फाइनली अब पे करना पड़ेगा, ये अपने स्टेट गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब हालांकि इसका मतलब ये नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं हो कि मान लो 40,000 वहाँ एडजस्ट हो गए तो स्टेट के खाते में तो 20,000 ही गए, तो आपके मन में आएगा कि स्टेट को तो केवल 20,000 मिले, इससे स्टेट गवर्नमेंट को घाटा होगा। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को पूरे 60,000 ही मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे कि 20,000 तो इसने जमा कर दिए, और सिस्टम है कि जब ये फाइल करेगा ऑनलाइन अपना रिटर्न तो ऑटोमेटिकली जो GST नेटवर्क है उसके माध्यम से ये 1 लाख में से 60,000 ये तो सेंटर के पास रहने थे, IGST भी सेंटर का है और CGST भी सेंटर का है। बाकी जो 40,000 रुपये इसके SGST के लिए यूज हुए हैं ये उस स्टेट गवर्नमेंट की अकाउंट में आ जाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास 40,000 रुपये यहाँ से आ जाएंगे IGST से, और 20,000 ये जो बिजनेसमैन है खुद जमा कराएगा। इस तरह सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को पूरे 60,000 मिल गए। तो ये सिस्टम है इसका। अब बात है कि ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा है ये किस तरह की सप्लाई पे मिलता है। मतलब हम जो सामान खरीदते हैं, क्या एक डीलर जो भी सामान खरीदेगा और उस पर जो GST दे के आएगा उन सब पे उसको ITC मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा? नहीं, एक रजिस्टर्ड पर्सन को जो क्रेडिट ऑफ टैक्स मिलेगा वो मिलेगा इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। जो गुड्स या सर्विसेज वो अपने बिजनेस के लिए खरीदता है, which is used or intended to be used in the course or furtherance of the business। जो वो अपने बिजनेस के फर्दरेंस के लिए
बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या बिजनेस करने के लिए जितना भी सामान खरीदता है बिजनेस पर्पज के लिए, केवल उनका ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। उसी को वो अपने ग्राहकों से लिए गए टैक्स में से एडजस्ट कर सकता है। अगर कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए कोई कार खरीदता है या सामान खरीदता है और उस पर जीएसटी पे करके आता है तो उसके लिए उसको कोई राहत नहीं मिलेगी, वो उसका जो जीएसटी है वो उसको खुद ही बियर करना पड़ेगा। प्रीरिक्विजिट्स फॉर अवेलिंग क्रेडिट बाय रजिस्टर्ड पर्सन। अब अगर ये क्रेडिट लेना चाहता है एक रजिस्टर्ड पर्सन तो उसकी कुछ प्रीरिक्विजिट हैं जो उसको पूरी करनी होंगी। वो क्या है? सबसे पहले ही इज इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और एनी अदर स्पेसिफाइड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। जब वो सामान खरीद के लाया है और टैक्स पे करके आया है तो उसके पास कोई प्रूफ रहना चाहिए, एविडेंस रहना चाहिए कि वो पे करके आया है। इसके लिए उसको टैक्स इनवॉइस या जो भी डॉक्यूमेंट प्राप्त होगा वो रखना जरूरी है। ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज उसको प्राप्त हो जानी चाहिए। बिल टू शिप सिनेरियो ऑल्सो इंक्लूडेड। इसमें बिल टू शिप सिनेरियो को भी शामिल किया जा सकता है, यानी कि अगर उसके पास बिल है कि सामान भेज दिया गया है उसके पास। टैक्स इज एक्चुअली पेड बाय द सप्लायर, और जो टैक्स की पेमेंट है वो वास्तव में सप्लायर ने पे कर दी हो। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम जिससे खरीद के लाए हम उसको टैक्स दे के आ गए तो हमको आईटीसी का बेनिफिट तभी मिलेगा जब इस हमारे सप्लायर ने जिससे हम खरीद के लाए हैं उसने सरकार को जमा कर दिया। अगर वो सरकार को जमा नहीं करेगा तो हम सरकार से इसका कोई राहत प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न, साथ ही साथ उस सप्लायर ने अपना रिटर्न भी फाइल कर दिया हो ताकि सरकार के पास जानकारी पहुंच गई हो कि ये किस, मतलब सरकार को तभी पता चलेगा जब रिटर्न फाइल करेगा कि ये किस बायर के नाम पे ये पैसा रहना है, आईटीसी रहना है। इफ द इनपुट्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स, अगर इनपुट्स लॉट्स में आना है मतलब किस्तों में आना है, कई बार में आना है सामान, he will be eligible to avail the credit only when the last lot of the inputs is received। अगर उसका जो सामान है मतलब खरीदार का वो अलग अलग किस्तों में आता है तो वो तभी क्रेडिट का बेनिफिट ले पाएगा जब जो लास्ट वाला लॉट है वो भी उसको मिल गया है। लेकिन if he fails to pay the value of goods or services along with tax, अगर वह within 180 days 180 दिन के अंदर, वह मतलब खरीदार जिससे सामान खरीद के लाया है उस पर्सन को इसने पेमेंट ही नहीं किया 180 दिन तक और ना ही टैक्स का पेमेंट किया, तो फ्रॉम द डेट ऑफ इशू टू द सप्लायर, मतलब ये डेट ऑफ इशू से 180 दिन माने जाएंगे। अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेल्ड बाय रेसिपिएंट वुड बी एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, और अगर इसने इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले लिया है तो यह राशि वापस उसके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में शामिल हो जाएगी, मतलब उसको जमा करनी पड़ेगी। हालांकि अगर वो अमाउंट यह पे कर देता है फिर से तो जो रेसिपिएंट है वो एंटाइटल हो जाएगा फिर से इसका क्रेडिट लेने को। अगर पार्ट पेमेंट की गई है और कुछ पेमेंट नहीं की गई है तो जितनी पेमेंट उसने की है उसका प्रोपोर्शनेट क्रेडिट लेने के लिए ही वो अलाउड होगा। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच क्रेडिट इज अवेल्ड। अब कौन से डॉक्यूमेंट उसको रखने होंगे जिनके बेस पे उसको क्रेडिट मिलेगा? उसको डॉक्यूमेंट रखना होगा इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। उसको इनवॉइस रखना होगा जो सप्लायर ने इशू किया है। इनवॉइस इशूड बाय रेसिपिएंट अलोंग विद प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। इनवॉइस उसको रखना होगा जो इशू किया है रेसिपिएंट ने। ये डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर, सप्लायर ने अगर डेबिट नोट इशू किया है तो वो रखना पड़ेगा। बिल ऑफ एंट्री और सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब्ड अंडर कस्टम्स एक्ट, कस्टम एक्ट के तहत बिल ऑफ एंट्री या इस टाइप का जो अन्य डॉक्यूमेंट होगा वो रखना पड़ेगा। रिवाइज इनवॉइस, अगर इनवॉइस में कुछ रिवीजन हुआ है किसी कारण से तो वो भी रखना होगा। डॉक्यूमेंट इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसके अलावा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने डॉक्यूमेंट जो इशू किया है वो भी उसको रखना होगा। अब कुछ केस ऐसे हैं जिनमें आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है, इनका पहले हमने डिस्कस किया था कि सारे, ऐसा नहीं है कि वो कोई भी सामान खरीद लाएगा तो सब पे उसको बेनिफिट मिल जाएगा। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके लिए वो जीएसटी पे करके आ चुका है लेकिन उसको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सबसे पहला, मोटर व्हीकल्स एंड अदर कन्वेंस एक्सेप्ट अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। अगर कोई मोटर व्हीकल या दूसरे कन्वेंस खरीदा है उसने
तो उसको इस पे आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, छोड़ करके कुछ विशिष्ट केसेस को। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू, इसके अलावा गुड्स और सर्विसेज अगर उसने खरीदी हैं तो कुछ गुड्स, जनरली गुड्स और सर्विसेज का क्रेडिट मिलता है, लेकिन इन केसेस में नहीं मिलेगा। कौन कौन से केसेस में? फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, एक्सेप्ट अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेज। जो स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेज है उनको छोड़ करके इन सबसे का जो पेमेंट है उसका भी इनको टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, मेंबरशिप अगर ली हुई है किसी क्लब की या हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर की, किसी जिम की, और उस पर कोई इसने पे किया है जीएसटी, तो उसका भी बेनिफिट इनको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। हो सकता है मालिक ने कोई जिम फिटनेस सेंटर ज्वाइन किया हुआ हो और उसकी पेमेंट बिजनेस से कर दी हो, तो उसका जीएसटी का बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा। रेंट ए कैब, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सेप्ट वेयर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर अंडर एनी लॉ। अगर बिजनेस के किसी लॉ के तहत एम्प्लॉयर को कोई इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कराना आवश्यक है, तब तो उसका बेनिफिट मिल सकता है जीएसटी का। लेकिन अगर आवश्यक नहीं है और वो अपनी मर्जी से रेंट कैब का पेमेंट कराता है बिजनेस से, लाइफ इंश्योरेंस करा लेता है या हेल्थ इंश्योरेंस करा लेता है, तो इनके जीएसटी का भी उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वैकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन, अगर वो अपने एम्प्लॉइज को कोई ऐसी फैसिलिटी देता है ट्रैवल बेनिफिट्स जैसे लीव या होम ट्रैवल कंसेशन को, तो इस पे भी जीएसटी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी मकान के लिए, बिल्डिंग के लिए कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट, किसी से कोई वर्क लिया जाता है, उसमें जॉब कराया जाता है, तो ऐसा वर्क कॉन्ट्रैक्ट का जो भी पेमेंट होगा उस पर जीएसटी अगर दिया है तो उस पर भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि प्लांट एंड मशीनरी है अगर, तो इसका जीएसटी का बेनिफिट मिल जाएगा। या अलग केस है कि अगर वो इनपुट सर्विस के तहत कोई ऐसा केस है सप्लाई का, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का फर्दर सप्लाई करेगा, तो उसको मिल सकता है बेनिफिट। गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय ए टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन ने, डीलर ने, बिजनेसमैन ने गुड्स और सर्विसेज रिसीव की हैं, लेकिन वो रिसीव की हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने यहाँ बनवाई है, बिल्डिंग वगैरह अपने, और उसका पेमेंट किया है, तो जो जीएसटी वहां पे पे किया है उसका भी उसको कोई क्रेडिट बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, मतलब अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो बेनिफिट मिल जाएगा। इवन व्हेन यूज्ड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और बिल्डिंग का जो पेमेंट किया है उसके लिए, सामान खरीदने के लिए, अगर वो बिजनेस फर्दरेंस के लिए है तब भी उसका कोई जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। गुड्स और सर्विसेज on which tax has been paid under composition scheme, अगर गुड्स या सर्विसेज पे कोई टैक्स इसने पे किया है कंपोजिशन स्कीम के तहत, तो इसके नाम पे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड फॉर प्राइवेट और पर्सनल कंजम्पशन, अगर कोई गुड्स या सर्विसेज जिनका पेमेंट इसने कर दिया है और उन पे जीएसटी भी पे कर दिया, लेकिन वो गुड्स इन्होंने अपने प्राइवेट या पर्सनल कंजम्पशन के लिए रखी हैं, तो उन पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आईटीसी का। इसके अलावा गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, गिफ्टेड और फ्री सैंपल, अब बिजनेस में से ही जो गुड्स हैं, बिजनेस का गुड्स है, खरीद के लाया है तो उन पे जीएसटी पे किया हुआ है, इनपुट जीएसटी, लेकिन अगर यह गुड्स लॉस्ट हो जाती हैं, वो स्टोलन हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, या अन्य किसी कारण से फ्री सैंपल बांट दिए जाते हैं, तो इनका जो जीएसटी उसका भी इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जीएसटी भी अब इनको अपनी कॉस्ट से ही बियर करना पड़ेगा। इसके अलावा एनी टैक्स पेड ड्यू टू शॉर्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड, सप्रेशन, मिस डिक्लेरेशन, सीजर और डिटेंशन, या अन्य कोई टैक्स इन कारणों से अगर इनको पे करना पड़े तो उस पे भी कोई राहत इनको नहीं मिलेगी। तो ये था डिस्कशन हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। थैंक यू।